चलिए दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैथ पेडागोजी की क्लास में हम सब लोग जुड़े हैं। हमारे सभी धुरंधर हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। तो हमारा ये जूम क्लास का तीसरा क्लास है। तो पहले हम लोग मैथ पेडागोजी कंप्लीट कर लेंगे, जो टारगेट बचा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग बाकी सब्जेक्ट पे और भी बहुत कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं। और मैं अभी बताया नहीं इन लोगों को, लेकिन आप लोगों के लिए आने वाले समय में कुछ मैं प्राइजेस बेसिस पर भी कुछ कॉन्टेक्स्ट करूंगा। तो आप सब लोग बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से मेहनत करिए। बहुत सारी चीजें हैं और जरूरत पड़ी तो और भी हम टीचर्स को बुलाकर आप लोग के डाउट्स भी क्लियर करवाएंगे। तो चलिए, जो लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं आप लोग को भी नमस्कार, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का। आपके सभी साथी जो भी डिस्कशन करते हैं, ये लोग जो बोलते हैं, ये लोग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। अभी क्वेश्चंस पे हम लोग जाएंगे। कोई भी बच्चे जो उस पर अपनी टिप्पणी देंगे उसको आप हल्के में मत लीजिए। एक टीचर के बराबर उनकी, कई बार उनसे ज्यादा उनकी डेप्थ रहती है। तो हमें कई बार वो पॉइंट नहीं दिमाग में आ पाता जो बच्चे बोलते हैं। इसलिए ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, सहकारी अधिगम, वो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वेलकम, सभी बच्चों का स्वागत है। और सभी बच्चे, आर यू रेडी एवरीबॉडी? एक बार वीडियो में भी दिखा दीजिए एवरीबॉडी कि हम रेडी हैं और रेडी टू रॉक। और एक एक क्वेश्चन हम लोग बढ़िया से डेप्थ में चलेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी वैरायटी के क्वेश्चंस करने के लिए। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे सभी बच्चे रेडी भी हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे और क्वेश्चंस की। क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए अभी लेके आ रहा हूं आपके स्क्रीन पर। चलिए स्क्रीन शेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़बड़ाना नहीं है, बढ़िया से सोच समझ के उत्तर देना है और एकदम बिल्कुल निश्चिंत होके पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़िए और उत्तर आपको कमेंट में देना है, मैं देखूंगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि कोई मेरा एक स्टूडेंट इस पर अपनी टिप्पणी के लिए रेडी हो, ताकि मैं आपको परमिशन दूं और आप इस पर बोल सकें। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार स्कूलों में गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? बताइए। एनीबडी जो इस पर बोलना चाहेंगे? संगीता पाल, जो भी बोलना चाहेंगे तुरंत आप लिख देंगे यस, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूंगा। यस सर। सर एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चे को डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो वो सीख रहा है उसको लगे कि हाँ वो मेरे डेली जीवन में हो रहा है। और इसके अनुसार घर को बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को केवल विद्यालय केंद्रित ही नहीं रहने के, चार दीवारी के अंदर सीमित नहीं रहना, इसको बाहर से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जिससे कि वह जो कर रहा है अपने जीवन में उसको लगे कि हाँ ये मेरे डेली लाइफ में। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल यहाँ पे उपरोक्त सभी के साथ मैं भी जाना चाहूंगा। डी इज द करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। तो कहीं ना कहीं गणित जो है यहाँ पर, क्योंकि गणित का क्लास है या गणित के पेडागोजी क्वेश्चन है, इसलिए गणित पे फोकस किया है कि गणित अध्ययन को भी अनिवार्य विषय माना जाए। ये उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है। गणित बच्चे को दैनिक अनुभव से संबंधित है, क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग गणित के कुछ ना कुछ यूज करते हैं। ये बात एनसीएफ भी कहता है। तो आप एक चीज गौर करिएगा, यही क्वेश्चन जब सीडीपी में आएगा तो वो एनसीएफ की जनरल बातों को बोलेगा, जो उनके सिद्धांत हैं या जो बच्चे की पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मेनली गणित से जुड़ा हुआ है, तो हमारा डी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा साइज छोटा करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो बच्चे हमारे साथ जूम में हैं वो स्क्रीन को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम चक्र का दूसरा चरण है? अभी अधिगम चक्र की बात आ गई है, तो आप सभी लोगों को, मुझे लगता है कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कुछ तो हिंट था उसमें भी। अधिगम चक्र का जो पहला चरण है, यहाँ पे मैं बताता हूँ पहला चरण क्या होता है ना। जो हमारा कक्षा का जो पठन है ना, जो पढ़ने का तरीका है या शिक्षण अनुभव है, उसके लिए हम सबसे पहले अग्रिम रूप से चीजों को तैयार करते हैं। वो हमारा सबसे पहला चरण होता है। पहले चीजों को तैयार करेंगे, उसके बाद अब दूसरा चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण क्या होगा? उसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं या जो सीखने की चीजें हैं, उसके अनुभव के दौरान जो हमारे इंफॉर्मेशंस हैं या जो हमारे विचार हैं, है ना, सूचना है, विचार है, इन सबको हम आत्मसात करते हैं।
ठीक है, ये वाला हो गया हमारा दूसरा चरण। फिर उसके बाद हो गया तीसरा चरण में हमको क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन है उसको हमको अपने अंदर लेना है, एक्विजिशन करना है, अधिकृत करना है, ताकि हम उसको आमतौर पर समझ और अवधारणा, मेरी जो अपनी कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको बढ़ाने के लिए हम उसका यूज कर सके। तो ये तीसरा चरण हो गया। और उसके बाद हम जब सब कुछ कर लेंगे तो हम उसकी समीक्षा करेंगे, ये मेरा चौथा चरण है। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये पूरा सीरीज अपना ध्यान में रखना है, जो क्लास में है अभी उन लोगों को भी ध्यान में रखना है। तो दूसरा चरण है, सिंपल सी बात है, कोई भी जब हम पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, तो पहले अग्रिम रूप से तैयार होते हैं, फिर उसमें हम अपने विचारों को प्रभावी ढंग से अपने अंदर आत्मसात करते हैं, फिर उन चीजों को बढ़ाते हैं, आगे लेकर जाते हैं, अपनी टिप्पणी लगाते हैं, फिर लास्ट में उसकी समीक्षा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों? सो हियर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, तो ये जो है वैन हिले का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये क्वेश्चन है। तो सब लोग ध्यान से पढ़िए। एक छात्र वर्ग की पहचान करता है क्योंकि आकृति में 4 भुजा, 4 समकोण, सभी भुजा समान और कई गुण होते हैं, जैसा कि वह वर्ग के बारे में जानता है। ये वैन हिले का कौन सा स्तर है? तो जी, यहाँ पर कई लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं और सभी लोग इस पर देखिए विचार करिए, क्या हो रहा है यहाँ पर? पहचान करता है कि आकृति में 4 भुजा हैं, है ना? इसके 4 साइड्स हैं, चारों यहाँ पर एंगल जो है समकोण है, भुजा समान है। ये सब क्या किस चीज की बात कर रहा है? क्वालिटी की बात कर रहा है, राइट? तो जब क्वालिटी की बात कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? बेसिकली डिटेल में जा रहा है, गुणों पर जा रहा है। तो ये विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। चाक्षुषीकरण में हम बस देखते हैं उसको, मैंने कल बोला था ना, एक क्वेश्चन कराया था, देखते हैं उसको, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन विश्लेषण यहाँ पर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पर चला गया ना, ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। तो ये हमारा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, प्राथमिक स्तर पर अबेकस या गिनतारा, मुझे लगता है कि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। तो अबेकस गिनतारा का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं? बताइए सब लोग। देखिए, अबेकस जो होता है या जो गिनतारा होता है ना, ये सब अलग अलग मेथड हैं कि हम बच्चे को पढ़ा सके। पहली चीज तो आपको ये समझ लेना है कि अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके हैं कि हम बच्चे को पढ़ा सके, और उसका उपयोग करके बच्चे को हम जोड़ घटा गुना, इवन दो जो ये होता है ना स्क्वायर रूट, है ना, और क्यूब रूट, ये सब भी बच्चे को बता सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कॉम्प्लेक्स चीजें हम कर सकते हैं। तो जोड़ घटा गुना इसमें सभी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑल अबेकस गिनतारा जो होता है, इसमें हर तरह की चीजें, खास करके जो बेसिक हमारा जोड़ घटा गुना है और गुना भागा है, और यहाँ तो बेसिक कर ही पाएंगे, लेकिन इससे थोड़ा जटिल में अगर जाएंगे तो वर्गमूल, घनमूल इत्यादि चीजों का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको, जो चीजों को समझना है तो समझना है, इसमें कोई विश्लेषण नहीं है ना। अब घड़ी का उपयोग क्या है, मोबाइल का उपयोग क्या है, उसको हम बदल नहीं सकते, जो उपयोग है उसको समझना है। हाँ, दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। इस पर मुझे कुछ चीजें जाननी भी है आप लोगों को कि दृश्य श्रव्य क्या होता है। कोई बोलना चाहते हैं तो आगे आइए, पहले तो बताइए कौन बोलना चाहते हैं इसमें। श्रेया जी। तो आंसर तो इसका चलिए सी है, लेकिन क्यों है और क्या होता है बताइए। सर, जो दृश्य सामग्रियां होती हैं उनको केवल हम देख सकते हैं, और जो ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्रियां होती हैं उनको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर है, उसमें या तो प्रोजेक्टर हो गया, उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और चार्ट हो गया जैसे कि, और ब्लैक बोर्ड हो गया, इसको हम देख सकते हैं, दृश्य सामग्रियां हैं। और ऐसी सामग्री जिसको हम केवल सुन सकते हैं, जैसे रेडियो हो गया, वो श्रव्य सामग्रियां कहलाती हैं। इनका यूज बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे बच्चे अधिगम में बोर ना हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, तालियां बजनी चाहिए श्रेया के लिए।
तो 3 कैटेगरी है हमारा, एक दृश्य है जिसको हम बस देख सकते हैं, एक श्रव्य है जिसमें हम बस सुन सकते हैं, दृश्य श्रव्य है जो दोनों का काम करता है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी बताएंगे कि सर अगर दृश्य श्रव्य दोनों रहा तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पर ऑडियो विजुअल जो कंप्यूटर है, टेलीविजन है, ये सब चीजों देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ब्लैक बोर्ड को बस हम देख सकते हैं, और जैसा श्रेया ने बताया रेडियो को बस हम सुन सकते हैं, तो वो सब भी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है चीजें, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसलिए मैंने बोला भी कि बच्चे आप लोग जब वीडियो में आके बोलोगे तो और ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर पाओगे, और जो जो लोग बोल रहे हैं देखेगा ये चीजें अब आपको जीवन भर याद रहेंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इसका आंसर आप लोग को करना है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। 20 सेकंड के अंदर आंसर करना है सब। किसने बोला गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है? ये कथन नहीं, बैकन का नहीं है, ये कथन जॉन लॉके का है। याद करना है, प्लीज आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जॉन लॉके का ये कथन है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। जी, सभ्यता और संस्कृति। अभी आप एक बार इस पर सोचिए जरा सा, सभ्यता और संस्कृति क्यों बोला? क्योंकि जब आप गणित जानेंगे तो आपको एस्टिमेशन रहेगा चीजों का, है ना। जैसे मैंने आप क्लास पढ़ाते समय बोला था कि आपको कल घर में कोई चीज खत्म होने वाली है, आपको आज पता चल जाता है, या आप एस्टिमेट लगा लेते हो, वो गणित ही है ना, कि इतना है, कितना दिन चलेगा, दूसरे से मांगना ना पड़े, पहले से मंगा लेते हैं। तो ये सब चीजें आपसे, आपका लाइफ बहुत मैनेज्ड होता है। तो ये इसलिए सभ्यता और संस्कृति से भी हम उसको जोड़ के बताते हैं। चलिए आप चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। हाँ, गणित का उच्च उद्देश्य क्या है? इस पर कोई रेजन करेंगे, मतलब रेजन में बोल रहा हूँ बार बार, इस पर कोई चैट में बताएंगे कौन बताना चाहते हैं? एक्चुअली उपरोक्त सभी होगा, लेकिन क्यों होगा और ये तीनों का मतलब क्या होता है, कौन समझा सकता है मुझे? कौन समझा सकता है? धनुष, धनुष बताइए धनुष, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल, तार्किक, या अमूर्तता, या गणितीय? इस सब पॉइंट को समझाइए। गणित का सर, गणित पढ़ने से सर तार्किक सोच विकसित होता है और अमूर्त सोचने के समझ विकसित, उपयुक्त सभी होगा सर इसका आंसर। हाँ, तार्किकता क्या, तार्किकता मतलब क्या होती है? तार्किक मतलब तर्क के आधार पर सर लॉजिक लगा के सोचना सर, एक तरह से होता है मैथ में। ठीक है, ठीक है। अमूर्त सोच का विकास करना। हाँ, अमूर्त मतलब क्या होता है? अदृश्य संकल्पना, जो से हम सर माइंड में सर मैप कर सकते हैं। जी, जी। और गणितीय सोच क्या होता है? इसमें एक वर्ड और आता है, गणितीयकरण। देखिए धनुष, आपको सब बहुत बदमाश बच्चा समझता है, अब इतना अच्छा से बोल रहे हैं, सबका दिमाग ये हो जाएगा कि अरे भाई धनुष इतना पढ़ने वाला लड़का है। मैं बहुत पहले याद है मुझे, एक बार क्लास में मैं बोला था कि देखना ये पढ़ के आगे निकल जाएगा, तुम लोग पीछे रह जाओगे। तो सब आश्चर्यचकित होगा, जो भी लोग यूट्यूब पे वीडियो को देखेगा कि अरे भाई धनुष तो। गणितीयकरण क्या होता है, गणितीय सोच क्या होता है? सॉरी सर नहीं। ओके ओके, कोई बात। ऐसा तो नहीं कि जान के नहीं बता रहे हैं कि कहीं सबको ये ना पता चला जाएगी धनुष धनुष बहुत तेज है। एनीवे मैं बताता हूँ। देखिए, गणितीय सोच, गणितीयकरण मतलब होता है कि जब भी हम, जैसे कैसे हम साइकोलॉजी के टीचर हैं, अभी मैंने बात करते करते एक आप लोग को बोला था, इस वीडियो से पहले जो हमारा बिहाइंड द सीन था उसमें बोला था कि सहकारिता, एक वर्ड बोल दिया था कि हम लोग सहकारी अधिगम यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्योंकि हम पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी हमारे रग रग में आ गई है। तो उसी प्रकार से गणित का जो उच्च उद्देश्य है वो यही है कि गणित आपके रग रग में चले जाए। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे एस्टिमेट है कि मुझे, मेरा जूम जो है पर्सनल है, मेरा 30 मिनट में बंद हो जाएगा, तो मुझे उतने देर में पढ़ाना भी है, सारे क्वेश्चन भी कराने, तो ये सब एक एस्टिमेशन है, वही गणितीयकरण है। और अमूर्तता तो बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि जो भी चीजें सामने नहीं है, अदृश्य चीजों की भी कल्पना कर सकते हैं। तार्किकता आपको पता है, किसी भी चीज के पीछे उसका कारण, लॉजिक मतलब सिंपल सा बात है, वाई जान गए तो वो हो गया। तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है ये भी बताइए, और उपलब्धि परीक्षण क्या होता है
ये मुझे आप समझा दीजिए। कौन बोलेंगे बताइए, रेजेंट करिए, मतलब कमेंट में बताइए मुझे, कौन बोलेंगे मेरे बच्चे कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में कौन चर्चा करेंगे? बिंदास होके बोलना है, कुछ भी आपको पॉइंट मन में है तो बोलिए, फटाफट चैट में बताइए कौन बोलेंगे, तुरंत बताइए। यस किसने लिखा है? आरुषि ने लिखा है। देखिए बताइए उपलब्धि परीक्षण क्या है, ऑप्शंस को देखते हुए बताइए आप अपने हिसाब से। जी बताइए आप। हेलो जी बताइए। सर, मेरी आवाज जा रही है? जी 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 बताइए। हाँ, ये गणित का जो उपलब्धि परीक्षण जो होता है, इसमें विषय में अर्जित ज्ञान का कौशल का मापते हैं। ये सारे इसका प्रगति का रिपोर्ट भी भरने के लिए करते हैं, छात्रों का भावनात्मक विकास भी करते हैं। जैसे गणित में उपलब्धि पाने है तो बच्चे का भावनात्मक विकास भी होता है, उसमें ज्ञान अर्जित भी करते हैं, उसमें मापन भी करते हैं, और छात्र का जो कौशल होता है वो भी विकसित होता है। ओके ओके, वेरी गुड। ओके चलिए, अब मैं अगर एक बात आप लोग को बोलूं जिससे आप लोग को बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि इसका ऑप्शन डी नहीं है, इसका ऑप्शन एक है। हा 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 हा। इसका ऑप्शन एक है। उपलब्धि में सिर्फ और सिर्फ उपलब्धि की बात होती है। उपलब्धि में रिपोर्ट मूल्यांकन की बात नहीं होती है। उपलब्धि में प्रगति रिपोर्ट भरना तो दूसरी चीज है, वो प्रोसेस है ही नहीं। छात्र के भावात्मक विकास दूसरी चीज है, इमोशनल टच दे रहे हैं आप। उपलब्धि परीक्षण आपने क्या अचीव किया, ठीक है, आपने क्या अचीव किया। निश्चित रूप से बहुत बच्चे इस पर बोल रहे होंगे। अर्जित ज्ञान का कौशल। हाँ, बहुत बच्चे इस पर निश्चित रूप से पॉजिटिव में भी बोल रहे थे। म्यूट कर लीजिए अब आप। तो विषय को में जो अर्जित ज्ञान और कौशल है उसको मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं ज्ञान से जुड़ी हुई, कौशल से जुड़ी हुई, स्किल्स से जुड़ी हुई चीजों पर ही हम काम करते हैं। क्योंकि बच्चे की क्या उपलब्धि रही, क्या अचीवमेंट रही, बस उस पर हम बात करेंगे, है ना। आरुषि आप म्यूट कर लीजिए। क्या अर्जित कौशल रही, क्या उसको कितना आगे बढ़ा, आपको मैंने 5 क्लास पढ़ाया, 5 क्लास में आप कितना आगे बढ़े, वो सब कुछ यहां पर हम इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन आपका भावात्मक विकास या आपका प्रगति रिपोर्ट इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर सीमित विकल्पों में से चुनकर दिया जा सकता है? आमतौर पर बहुविकल्पीय, ठीक है, सीमित विकल्प में से चुनकर दिया जा सकता है। और यहां पर फिर से मैं, कोई बोलना चाहते हैं इन चारों पॉइंट को कोई समझाएगा, या जो भी आप, जितना भी आप बोल पाएंगे मेरे लिए वही बहुत है, कोई बात नहीं। नेहा बताइए। हेलो हेलो जी जी सर, इसमें बंद अंत प्रश्न जो है, जिसमें अपन जो एक चीज एक ही आंसर मिलेगा सर उसमें, जी, और जो मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं उसमें सर बच्चा डाइवर्टेड थिंकिंग कर सकता है, वो करेक्ट, एक से अधिक आंसर निकाल सकता है। जी और सर जो अभिसारी प्रश्न है उसमें भी बच्चा एक ही आंसर निकाल सकता है। जी और अभिसारी चिंतन में सर वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकता है, एक से ज्यादा प्रश्न, उसको सभी चीजों के बारे में सोच सकता है, जान सकता है उसने क्या देखा है, क्या फील किया है, इन सभी के बारे में बता सकता है। तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि तब जब आपने बोला कि बंद उत्तर में भी एक ही तरह से करता है और अभिसारी में भी एक ही तरह से करता है, तो फिर अभिसारी क्यों नहीं लगाए, हम बंद उत्तर क्यों लगाए? हेलो जी, बंद, फिर अभिसारी आपने आंसर क्यों नहीं लगाया, बंद उत्तर क्यों लगाया? ये भी तो लगा सकते थे। कोई बता सकता है इस पे, एनीबॉडी, कि यहाँ पर मैंने सी क्यों नहीं लगाया, ए क्यों लगाया? जब भी कभी कुछ बोलना हो तो आप लिखिए यस, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप बोलना चाह रहे हैं। मीनाक्षी बताइए कि क्यों हमने यहाँ पर पहला लगाया, सी क्यों नहीं लगाया? सर क्योंकि ये मैथ के लिए पूछ रहा है ना, तो मैथ में बंद अंत प्रश्न आएगा।
अगर ये पेडागोजी का रहता तो हम अभिसारी लगाते। मतलब कुछ हद तक आपका ठीक है। मैं आप में कुछ पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। जो अभिसारी प्रश्न होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि वह प्रश्न जो है वह किसी एक तरीके से सोचता है, और अपसारी प्रश्न जो होता है उसमें होता है कि उस प्रश्न पर आप अनेक तरीके से सोचने की पॉसिबिलिटीज रहती है। समझ रहे हैं? तो बंद उत्तर और अभिसारी प्रश्न में थोड़ा यहाँ पे फर्क ये है कि बंद उत्तर में आपको ये दिखा रहा है कि आप बंधे हुए हैं, कि नहीं, आपको जो है बस बताना है कि घूमने कहाँ जाओगे, दिल्ली की पंजाब। तो ये बंद उत्तर वाला प्रश्न हो गया। यही अगर अभिसारी प्रश्न की हम बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं कि आपको किसी ऑप्शंस में से ही बस बोलता है। अभिसारी प्रश्न एक विशेषता है, अभिसारी और अपसारी एक विशेषता है। बंद और मुक्त जो है वो उसका इंप्लीमेंटेशन है। अभिसारी और अपसारी एक विशेषता है कि अभिसारी प्रश्न जब आएगा तो वो प्रश्न वैसा होगा जिसमें कि हम किसी एक वे में सोचेंगे। दो में से एक ऑप्शन चूज करना और एक वे में सोचना में फर्क है। एक वे में सोच पाएंगे कि हम जो है यहाँ पर सीटेट के लिए हमको तैयारी करना है, तो उसका एक ही वे है कि हम ये सारे सब्जेक्ट को कर लें। लेकिन अपसारी प्रश्न क्या होगा कि हम करियर में सीटेट अपनाएं कि बैंक तैयारी करें, वो अपसारी प्रश्न हो गया। आप समझ रहे ना? तो अभिसारी प्रश्न में रास्ता एक होता है। बंद उत्तर जो हुआ वो अभिसारी प्रश्न के अंतर्गत एक टाइप का प्रश्न हुआ जिसमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये मिलता है कि नहीं, इसमें से तुमको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसलिए वो ज्यादा क्लोज्ड है, और मैं आपकी बात से भी सहमत हूं। मैथ में जो है वो उस पर्टिकुलर लॉजिक पर जाने के बाद हमको ये बंद और मुक्त इसी में से चूज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम विकास के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश करता है ना? मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार से बढ़िया है। ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम जो है वो रटने से मुक्त रहे, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना, कक्षा को एकत्रित करना, ये सब बढ़िया ही बात है ना? ये सब अच्छा ही बात है। तो मैंने यही बात बोला आपको कि जब भी कोई एनसीएफ की बात आए या किसी की बात आए, तो अगर स्कूल के लिए कुछ बेहतरी की बात होगी तो वहां पर हम उपरोक्त सभी लगाएंगे। पिछला क्वेश्चन में एक जगह आप लोग फंस क्यों गए? क्योंकि यहाँ पर जो था, यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण की बस बात हो रही थी। तो उपलब्धि, जब आप उपलब्धि हासिल करेंगे या कुछ कौशल अर्जित करेंगे तभी उपलब्धि होगी। आपका प्रगति रिपोर्ट भरा जा रहा है वो उपलब्धि नहीं, इसलिए वहां उपरोक्त सभी नहीं हुआ था। यहाँ पे जो है आप जो है उपरोक्त सभी यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि एनसीएफ कभी भी खराब बात तो नहीं बोलेगा। कभी बोलेगा एनसीएफ की परीक्षा को लचीला मत बनाओ, तो अच्छी बात है तो बोलेगा, यही बोलेगा। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर भी, यही फायदा है। देखिए आप लोग जूम पे नहीं है, लेकिन ये जो डिस्कशन में जो ट्विस्ट है ना, वही मेन चीज है जो समझना है आपको और जो आप लोग समझ रहे हैं। और जो जूम पे हैं उन बच्चे को तो फायदा पता चल ही रहा होगा। एक सेकंड के अंदर बताइए इसका आंसर। अबेकस गिनतारा किस श्रेणी का एक उदाहरण है? बताइए, अबेकस गिनतारा किस श्रेणी का है? अभी जस्ट हमने देखा था ना कि इससे हम लोग एक्टिविटी करके जोड़ घटा गुना भाग सब कर सकते हैं। अरे दृश्य तो करते ही हैं, लेकिन एक्चुअल में आप गतिविधि करते हैं उस पे। दृश्य ठीक है, आप उसको देखते हैं, लेकिन मेनली उस पे आप गतिविधि करते हैं। इसलिए आपको गतिविधि 4th ऑप्शन में दिया है कि थोड़ा जो परेशान आत्मा होंगे वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट लगा देंगे दृश्य, लेकिन एक्चुअली में ये गतिविधि आधारित है ना? कि दृश्य तो बहुत छोटा बात हो गया ना उसके लिए, भाई इतनी एक्टिविटी करवाते हैं गिनतारा में। सेमिनार होता है बीच बीच में, सेमिनार से किस चीज का विकास होता है बताइए? अगर हम सेमिनार कराते हैं तो उससे किस चीज का विकास होता है? विश्लेषणात्मक और गहन गुण, स्वतंत्र सोच और प्रतिनिधित्व की गुण, संश्लेषण और मूल्यांकन की गुण, या उपरोक्त सभी। सेमिनार जब भी होता है या कहीं पर भी आप कोई भी आदर्श वाचन सुनते हैं या कोई भी आपको कुछ भी समझाते हैं या मैं ही आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ या किसी बात पे काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो आपके अंदर भी विश्लेषणात्मक गुण और गहन गुण आता है। स्वतंत्र सोच और चीजों पर प्रतिनिधित्व, लीडरशिप तो आते ही है। संश्लेषण और मूल्यांकन क्षमता भी आती है। तो इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, ये सारे गुण आपके अंदर आते हैं। जैसे कि आपको याद होगा थ्योरी में मैंने आज पढ़ाया था कि जब भी आप डेवलप करते हैं
जैसे अभी आप डेवलप कर रहे हैं तो सिर्फ आपका नॉलेज डेवलप नहीं कर रहा है, आपकी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रही है। आप एक जूम ऐप है उस पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मन भी डेवलप कर रहा है कि आप कंसंट्रेशन आप ज्यादा बना रहे हैं, आपका डेडिकेशन भी हो रहा है कि आप एक क्लास में बैठे हुए जहां पर आपके साथ लिमिटेड बच्चे हैं और आप उसमें अपना इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आप इस चीज के लिए रेडी हैं कि आपके लिए कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको उत्तर देना है। तो आपका इमोशनली भी आप स्टेबल हैं कि हमें कैसे रहना है, फिजिकली भी आप फिट हैं कि आपकी वीडियोस आ रही हैं, आपको कैसे होना, मतलब हर तरह से हमारा डेवलपमेंट होता है। तो कोई भी चीज जब बताई जाती है, समझाई जाती है या आप करते हैं तो उसमें सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ता है, हर चीजें डेवलप होती हैं। नेक्स्ट, निगमन की बात हो रही है, बताइए सब लोग। निगमन विधि के बारे में कौन सा सही नहीं है? आगमन और निगमन कौन समझाएगा? क्विकली जल्दी से बताइए मुझे कमेंट में, आगमन और निगमन को कौन समझाएगा? यहाँ पे मैं आपको आंसर दे देता हूं कि डी बेसिकली यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन मधु बताइए। मुझे खुशी है कि हर बच्चे हर प्रश्न के लिए रेडी रहते हैं, दैट इज दैट्स व्हाट माय प्राउड। मधु बताइए, आप अनम्यूट करने का ऑप्शन क्या होगा बताइए, अनम्यूट करके। मधु सिंह, ओके। तो आई थिंक अब मैं दूसरे को मौका दूंगा। शिवानी, प्लीज सभी लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप हाँ लिखते हैं तो आप रेडी रहिए पूरा। शिवानी, आपको रिक्वेस्ट जा रही है अनम्यूट करने की। जी बताइए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। जी बताइए। आगमन और आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, तो फर्क क्या है दोनों में, मतलब एग्जाम थोड़ा प्रैक्टिकली समझाइए। उदाहरण से नियम को समझाइए पहले, इसका मतलब क्या होता है? उदाहरण से मतलब जैसे हम किसी चीज का उदाहरण देंगे तो बच्चे जल्दी सीख जाएगा। हाँ करेक्ट, सही बोल रहे हैं। तो एग्जाम्पल से समझाएंगे तो उसमें जल्दी सीख जाएगा, लेकिन उसका कुछ निगेटिव पॉइंट है, पता है आपको क्या है वो? आगमन विधि का एक निगेटिव पॉइंट है, इसमें टाइम बहुत लगता है। जब आपको हम उदाहरण से समझाने लगेंगे उसमें टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम कम। जी सर। हाँ ये इसका एक है। थैंक यू वेरी मच। तो ये बहुत बड़ी बात है, देखिए अच्छा बोला। आगमन विधि उदाहरण से नियम, निगमन नियम से उदाहरण। तो संकल्पना से उदाहरण, ये नियम से उदाहरण हो गया। अमूर्तता से मूर्तता, अज्ञात से ज्ञात, ये निगमन का हो गया। इसी को उल्टा देंगे तो आगमन का हो जाएगा, लेकिन प्राथमिक स्तर पर निगमन से हम नहीं करा सकते। प्राथमिक स्तर पर अगर हम निगमन से कराएंगे तो बच्चे को वही लकीर का फकीर बना हो गया कि पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, ये देखो बॉल, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल, तो ऐसे 1 2 3 4 5 सिखाएंगे। तो प्राथमिक स्तर पर एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना? एग्री करते हैं सब लोग? अगला क्वेश्चन 20 सेकंड के अंदर बताइए। एक ग्रीक गणितज्ञ जो प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स के लेखक हैं, बताइए। एलिमेंट्स के लेखक यूक्लिड हैं। याद रखिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो मुझे लगता है कि जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं उनको तो याद ही है, बाकी लोग भी याद रखिएगा। यूक्लिड है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। एक वान हिले के ज्यामिति सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुण सीखते हैं, है ना, लेकिन उनके गुणों में संबंध स्थापित नहीं कर सकते? अभी जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, याद है कि देखिए चाक्षुषीकरण तो हो गया जिसमें आप देखते हैं, विश्लेषण में आप गुण को सीखते हैं। विश्लेषण में आप गुण को सीखते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वर्ग का भी बताया था आपको कि 4 स्क्वायर होता है, 4 बराबर होता है, ये सब गुण है। लेकिन उसमें उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाते हैं। यस, तो जो विश्लेषण है ये 5 स्तर है। तो इसमें चाक्षुषीकरण में पहले देख लिया, फिर विश्लेषण में जो होता है विश्लेषण कर पाते हैं, है ना। उसके बाद जो अगला स्तर होता है जिसको कि हम लोग कहीं ना कहीं
अमूर्तता बोलते हैं, है ना, और अनौपचारिक निगमन बोलते हैं, वहां जाके आप उसमें लिंकेज स्थापित करते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका औपचारिक निगमन आता है, जहां पर आप उस चीजों को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, और लास्ट में आपका क्या आता है, दृढ़ता, जो आप जिसका एक पूरा एक परफॉर्मा रिजिट होके आप अपने अंदर तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए विश्लेषण में आप बस चीजों पर विश्लेषित करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए मेरे बच्चों, एक बार सब लोग फिर से अपना लास्ट में वीडियो ऑन कर लेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोग को कैसा लगा क्लास। जो लोग अलग से भी देख रहे हैं, वीडियो में भी देख रहे हैं, आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। हम लोगों ने अभी मैथ पेडागोजी के बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस किए, आगे भी करेंगे मैथ पेडागोजी के वैरायटी के क्वेश्चंस, और मुझे लगता है कि और 2-3 क्लास में हमारा ये खत्म हो जाएगा। फिर हम हिंदी पेडागोजी करेंगे, और टेस्ट हम लोग यूट्यूब पे ही करेंगे। जो लोग यॉप एजुकेशन पे ये वीडियो देख रहे हैं, टेस्ट हम लोग 1 शॉट में, क्योंकि वहां पे पोल का ऑप्शन होगा, तो 1 शॉट में मैं कोशिश करूंगा कभी शाम वाम में बैठ के टेस्ट कराएंगे। और बहुत कुछ मैं यहाँ पर कराने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, अभी तक जो हम काम कर रहे हैं वो नॉर्मल काम कर रहे हैं। देखिए हर बच्चे की तरह हम लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा यही है कि हम थोड़ा डीप एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट है ये सारे बच्चे 130 135 के ऊपर जाएं। ये कोई प्रेशर नहीं है आप पे, ये मत सोचेगा कि ये प्रेशर में है, नहीं, हम लोग को मेहनत करके लाना है, बस ये सोचना है। तो 135 130 के ऊपर जाने के लिए अब हमको इसको थोड़ा और क्रिएटिव वे में करना पड़ेगा, कि क्योंकि सीधा क्वेश्चन का आंसर नहीं, ये हो गया तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, जैसे अब हमने आपने देखा होगा क्वेश्चन पर मैंने रिलेट करना शुरू कर दिया, तो इन चीजों को और हम डीप लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एक बार सभी लोग एक बार हाथ हिला देंगे, है ना। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, और मिलेंगे कल एक और महत्वपूर्ण क्लास में। लगातार ये क्लासेस चलेगी, नई नई चीजें होंगी, क्या क्या होंगी उस पर प्लान बन रहा है, लेकिन संपूर्ण जब होगा, जब अंत होगा, तो उस दिन जब आप देखेंगे तो हर चीजें 100% कंप्लीट होंगी और बढ़िया से होंगी, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। और आप सभी बच्चों के डाउट्स, आप लोग अलग से जुड़े हुए हैं, कोई डाउट्स है तो हम इकट्ठा करेंगे और यहीं पे एक साथ डिस्कस करेंगे, 5-10 डाउट ले लेंगे, फिर इकट्ठा डिस्कस करेंगे। तो हर तरह से तैयार होना है, कोई भी चीज होगी मैं किसी भी टाइम तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय योर डे, बढ़िया से पढ़ाई करिए, कोई भी डाउट हो तो मैं हूँ। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।